हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस है दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि पोर्टर्स ने 5 ऐसे फोर्सेस के बारे में बताया जो कि हमारे बिजनेस को किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। लाइक कि अगर हम इन सारी 5 चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, उन्होंने 5 ऐसे फोर्सेस के बारे में बताया कि अगर हम इन फोर्सेस के बारे में जान लेते हैं तो अगर इनका ऊपर हम काम कर लेते हैं तो हमको अपने बिजनेस की क्या पता चलती है, स्ट्रेंथ पता चल जाती है। ठीक है, और अगर स्ट्रेंथ पता चलती है तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो पोर्टर्स के 5 फोर्सेस एनालिसिस के अंदर ये बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी चीज़ है और बहुत ही आसानी से इसको समझा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है। देन आपका क्या है कि जो भी आपकी कंपटीशन है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी मार्केट है वो बहुत ही फुल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, मार्केट जो भी है पूरी कंपटीशन से फुल है। एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिला तो आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस, अगर आपने कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपको अपने कंपटीटर्स की, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई जो कि अपने आप को मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाई और वो अभी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, देखते हो गए आपने, जैसे एक हच का फ़ोन आया था। ठीक है, एक एग्जांपल लें तो यूनिनॉर, टेलीनॉर का सिम आया था, वो भी सब बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को 4G में कन्वर्ट नहीं कर पाए, है ना। इसके साथ ही साथ में एक नोकिया था, नोकिया को भी अपने आप के ज़्यादा घमंड था कि हमारा जो OS है तो वो उसी तरीके का रहेगा। लाइक हम उसको एंड्रॉयड को नहीं अडॉप्ट करेंगे, है ना। तो इस तरीके से देखो, ये सारे जितनी भी चीज़ें थी, अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, वो अगर अपने आप को आप फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते तो फिर तब पर भी आपके साथ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। क्योंकि अगर आपको अपने आप को बिजनेस में सस्टेन करके, मार्केट के ऊपर अगर आपको अपने ऊपर बना करके रखना है, अपने आप को बना करके रखना है मार्केट के अंदर, तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंज भी होना पड़ेगा और साथ ही साथ में अप टू डेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 फोर्सेस बताए गए हैं। 5 फोर्सेस कौन से हैं यहाँ पर देखो। थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स की एंट्री हो जाए, लाइक कि कोई भी ऐसा जो भी नया कोई आ जाए। ठीक है, आप मार्केट में अच्छा खासा काम कर ही रहे हो, कोई नया आ जाए, बहुत ही अच्छा, उस आपसे अच्छा प्रोडक्ट देने लगे। ठीक है, तो ये आपकी न्यू एंटर्स की क्या हो गई, थ्रेट हो गया, ये डर हो गया। ठीक है, देन आपके सब्स्टिट्यूट्स, लाइक अगर जैसे कि हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर हमको पेप्सी नहीं मिलती तो हम थम्स अप की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी सिमिलर पैसे में सिमिलर नीड पूरा करे, तो हम क्यों ही एक ही चीज़ के साथ में लॉयल रहेंगे। ठीक है, देन बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, लाइक कि अगर हमारे जो भी बायर्स, लाइक कि अगर हमारी मोनोपोली नहीं है, अगर हम मार्केट में अकेले एक ऐसे आदमी हैं जो कि कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, तो हमारी मोनोपोली, अगर हम 150 रुपये भी चार्ज करेंगे 1-2 लीटर की बोतल का, तो भी लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। बट अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम वहाँ पर बायर्स क्या कर सकते हैं, बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट जब यहाँ पर फिर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, जो भी सप्लायर्स होते हैं उनके साथ भी हमको अच्छा मेंटेन, जो भी रिलेशनशिप होता है उसको भी अच्छा से मेंटेन करके रखना चाहिए। क्योंकि जो सप्लायर्स हैं, जब तक आपको रॉ मटेरियल वगैरह नहीं मिलेगा तब तक आप आगे का प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से 5th नंबर पे क्या है, राइवलरी इनसाइड द इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ करते हैं आपस में। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स। थ्रेट ऑफ न्यू एंटर्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मार्केट है वो सभी लोगों के लिए खुली है, चाहे वो एंटर कोई भी आ सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने अगर मान लो कि कोई भी अगर चाय का स्टॉल लगा लिया है तो बगल में कोई भी आदमी आकर के दूसरा चाय का स्टॉल लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट में क्या है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन में अपने आप को फिक्स रख पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी एक जो भी कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं होता है। जैसे कि हमने बताया कि एक एग्जांपल लेते हैं कि न्यू एंट्रेंस में एक सबसे बहुत ही जो बेसिक एग्जांपल है, जैसे देखो, जैसे कि जैसे 4G आया था तब वहाँ पर देखो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह सब अच्छे खासे चल ही रहे थे। तब तक जियो आ गया और जियो ने सबको कंप्लीट करके सबको फ्री में सिम बांट दिया। ठीक है, एक साल की सबको लिए फ्री जो भी था सभी लोगों को दे दिया कि आपका जो भी कॉलिंग डेटा सब कुछ 1 साल के लिए फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लोगों ने एयरटेल को छोड़ दिया, BSNL, वोडाफोन सब कुछ छोड़ करके वो सभी लोगों ने क्या किया, जियो को अडॉप्ट कर लिया। फिर उन लोगों ने क्या किया, जियो वालों ने कि देन उन्होंने एक फ़ोन भी लॉन्च किया जिसके अंदर केवल जियो का ही सिम सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, बाकी सिम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जियो ने क्या किया, अपने आप को मार्केट में कितनी जल्दी अपने आप को एक तरीके से बना लिया, उसकी मार्केटिंग पॉलिसी की
वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी न्यू एंट्रेंस लाइक कि जो भी देखो नया प्रोडक्ट था, नया एकदम नया सिम था, वो आया और उसने अपने आप को मार्केट के अंदर सस्टेन कर लिया, दूसरे लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर आपका भी कोई बिजनेस है तो आपको भी ऐसी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते रहना पड़ेगा, ऐसे अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव करते रहना चाहिए जिससे कि जो भी आपके पास में कोई भी ऐसा नया ना आ जाए कि जो कि आपको कम्पिटिट कर दे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल से कोई भी जल्दी आगे निकलने की नहीं सोच सकता, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अप टू डेट रखा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है न्यू एंट्रेंस की, ठीक है। तो ये बात होती है न्यू एंट्रेंस की, आपको न्यू एंट्रेंस से डरना चाहिए कि कोई भी आपसे ज़्यादा ताकतवर आ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अभी देखा जाए सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप दूसरी तरफ चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पर देखो जैसे कि हमको अगर जो भी कोल्ड ड्रिंक है 2 लीटर की कितने की मिलती है कि 100 रुपये की, 95 रुपये की मिलती है, ठीक है। उसी तरीके से थम्सअप होगा, ड्यू ले लो, ठीक है। कोई भी अगर आप लोगे तो वो भी सभी उसी सेम रेंज के अंदर आएंगे, ठीक है। मान लो कि अगर ये जो कैन है ये अगर 50 रुपये की है तो ये भी 50-55 रुपये की आएगी, ठीक है। 19-20 का थोड़ा सा फ़र्क होगा, बट ऑलमोस्ट क्या होता है इनके प्राइजेस सेम होते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको कोका कोला नहीं मिलेगी तो आप क्या नहीं पियोगे, ठीक है। आप मांगोगे ठीक है हमको चलो कोका कोला नहीं मिला तो आप पेप्सी दे दो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आपके जितने भी कस्टमर्स जो भी है, जिसका भी नीड और डिमांड है, जो कि आपको फुलफिल करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बनाया, खूब सारा प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद में आपका माल जो भी है वो सप्लाई हो ही नहीं रहा, मार्केट के अंदर है ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे, कोका कोला तो छोड़ दो, उसको पेप्सी को स्टार्ट कर देंगे पीना, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, लाइक कि आपके जो भी दूसरे सब्स्टिट्यूट्स हैं वो भी आपके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम रेट में सेम सेटिस्फाई कर रहे हैं, नीड जो भी है वो सेम रेट में भी दे रहे हैं और सेम उनकी जो भी नीड्स है कस्टमर की उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक के साथ में आदमी कस्टमर जो भी है आपका वो लॉयल नहीं रह सकता। तो यहाँ पर देखो जैसे कॉफ़ी है, ठीक है। अगर मान लो कॉफ़ी आपको नहीं मिली तो चलो आप चाय से ही काम चला लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो। यहाँ पर 3rd नंबर पे क्या है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपकी मोनोपोली है, जैसे सपोज़ कि अगर एक आप रात का समय है, अगर आप रोड पे गए, एक ऑटो रिक्शा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर से लेते हैं 1 मिनट, हाँ। तो वो एक्चुअल में थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि सपोज दैट कि अगर आप रात में निकलो तो मान लो कि अगर एक ही ऑटो रिक्शा है, ठीक है। अगर वो मांगेगा कि भैया हमको 150 रुपये चाहिए, ठीक है, तो आप 150 रुपये उसको दोगे क्योंकि एक ही ऑटो रिक्शा है, ठीक है। आप उससे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। बट अगर जैसे सपोज़ कि बहुत सारे ऑटो वाले खड़े हुए हैं, ठीक है, और आप निकले, अगर वो 1-150 मांग रहा है, अगर कोई 100 भी रुपये मांग रहा होगा तो भी आप क्या करोगे, उससे थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे कि नहीं मुझे 80 रुपये में ले चलो या मुझे 60 रुपये में ले करके चलो, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हो। इस तरीके से बार्गेनिंग करोगे क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग खड़े हैं। बट अगर एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, अगर वो 150 मांगेगा और आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वहाँ पर मोनोपोली। तो इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी मोनोपोली होती है, तो वो जितना चार्ज करेंगे उसको आपको उतना देना ही पड़ेगा। बट अगर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दुकान है, शॉप्स हो गई एक जैसी, तो उसमें आपको क्या है कि आप क्या कर सकते हो, उस समय आपकी पावर जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती है, ठीक है। आजकल के समय में वैसे भी जो भी बायर है, जो भी कस्टमर है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चालाक उसको बोल लो, इंडिया के अंदर तो खास करके अगर उसकी जेब में पैसे होंगे तब पर भी वो थोड़ा सा तो बार्गेनिंग करके अपने कुछ पैसे बचा ही लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए तो जैसे कि अगर आप अपने लोकल कपड़े वाली दुकान पर गए, एक जगह अगर अच्छा कपड़ा नहीं मिला तो दूसरी जगह जाओगे, ठीक है। और एक जगह मान लो अच्छा कपड़ा मिल भी गया और सेम रेट में, मतलब मान लो कोई भी आपको शर्ट पसंद आ गई 400 रुपये के रेंज में, 500 रुपये के रेंज में, ठीक है, तब पर भी आप उससे बोलोगे कि कम करो क्योंकि आपके आसपास और भी बहुत सारी दुकानें। बट अगर आपकी केवल आपके घर के आसपास में केवल एक ही दुकान है तो अगर वो 500 रुपये बोलेगा तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी मोनोपोली है तो उस केस में आपकी जो भी पावर होती है वो कम हो जाती है। बट अगर आपकी मोनोपोली नहीं है, ठीक है, तो अगर आपके बिज़नेस की मोनोपोली नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है, जो भी कस्टमर्स के बार्गेनिंग पावर
बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी मोनोपोली नहीं है, अगर आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स और भी लोग बना रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है कि कस्टमर आपको उनके अकॉर्डिंग, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग अपने प्राइजेस को फिक्स रखना पड़ेगा, उतने ही कॉस्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा तैयार करके देना पड़ेगा, कम कॉस्ट में ही। ठीक है, फिर आपका 4th नंबर पे क्या आता है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। अब सप्लायर्स क्या होते हैं दोस्तों? सप्लायर्स जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्शन तभी होगा जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा। जैसे सपोज़ कि अगर आप कोई भी ऐसी शॉप खोल लो जहाँ पर से आपने कोई भी रेस्टोरेंट खोल लिया, ठीक है, और जब तक आपके पास में सब्जी नहीं होगी, आटा नहीं होगा, तब तक आप क्या रेस्टोरेंट में सर्व करोगे? लोगों को कुछ सर्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सप्लायर्स मतलब कि सप्लायर्स जो भी आपको सब्जी देते हैं, कच्चा जो भी सब्जी है, जब वो आपको देंगे आकर के, जो भी लोग आटा है वो देंगे आकर के, चावल है देंगे आकर के, तब आप उससे जो भी है बनाओगे खाना। ठीक है, और जब वो खाना आप बनाओगे तब आप लोगों को, अपने कस्टमर्स को सर्व करोगे जो भी आपके पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सप्लायर्स होते हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, ठीक है, जो भी सप्लायर्स होते हैं, अगर आपका जो भी बिज़नेस है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सप्लायर्स की बहुत ज़्यादा कमी, केवल एक ही सप्लायर हो, तो उस केस में क्या होता है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है। बट अगर आपके आसपास, आपकी दुकान के आसपास बहुत सारे सप्लायर्स हैं तो उसमें क्या होता है कि सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है, सप्लायर्स जो होते हैं वो जिद करने लगते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। जैसे सपोज़ कि अगर आपका कोई भी बिज़नेस है जो कि पहाड़ों के ऊपर है, ठीक है, मान लो कि आपने कोई भी दुकान जो है पहाड़ के ऊपर खोल दी, तो अगर एक सप्लायर जाता है तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा पहाड़ के ऊपर जाने का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जा सकते, ठीक है, जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जो भी सप्लायर है वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा और आपको देना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है कि उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो भी बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से आप देखते होंगे कि जहाँ पर पहाड़ी इलाके हो गए या फिर जहाँ पर कुछ इस तरीके की जो भी ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, ठंडे इलाके हो गए, तो वहाँ पर थोड़े से जो भी पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर। जैसे कि अगर लोकल अपने इधर की बात कर लो, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करो, दिल्ली की बात करो, तो यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, बार्गेनिंग पावर होती है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपकी कोई भी स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर स्टील इंडस्ट्री है, लेट्स से कि अगर आपकी स्टील इंडस्ट्री जो है लखनऊ में है, ठीक है, तो उसमें अगर मान लो कि एक ही पर्सन है जो कि स्टील का सेलर है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि उसकी जो भी वो जो सप्लायर है उसकी पावर क्या हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही, लखनऊ के अंदर एक ही स्टील का सेलर है। अगर मान लो बहुत सारे स्टील के सेलर होते तो उनकी पावर कम हो जाती। ठीक है, उस केस में क्या होते हैं कि लोग कम पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर आप उनसे स्टील नहीं खरीदोगे तो बगल वाले से खरीद लोगे। ठीक है, तो ये होती है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ठीक, इसी तरीके से राइवलरी इनसाइड द इंडस्ट्री, ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, राइवलरी इनसाइड द इंडस्ट्री, यानी कि राइवलरी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विरोध, यानी कि आप अपने इंडस्ट्री के अंदर भी देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी कंपनी को ग्रो होने से रोक सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक है फर्म और दूसरा इंडस्ट्री। फर्म क्या होता है, जब जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है वो अगर एक चीज़ बन रही है, जैसे कि अगर मान लो कि अगर एक ही शूज़ बन रहे हो, ठीक है, जैसे एक ही शूज़ बन रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक फर्म हो गई। जहाँ पर जैसे रिबॉक के शूज़ बन रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक फर्म हो गई। बट अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होती है, जितने भी शूज़ की कंपनीज़ हो गई, चाहे वो अलग अलग डिफरेंट शूज़ की कंपनी ले लो, चाहे वो रिबॉक ले लो, चाहे वो एडिडास ले लो, ठीक है, जब सभी चीज़ें जो भी पूरी शूज़ की जो भी इंडस्ट्री होती है, सब पूरे जितने भी चीज़ें होती हैं वो मिल करके इंक्लूड डिफरेंट शूज़ ब्रांड्स, अगर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स मिल जाते हैं शूज़ के, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको इंडस्ट्री बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स। ठीक है, फर्म क्या होता है, केवल एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि केवल एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हो। बट यहाँ पर क्या है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में कंपटीशन होता है और यही चीज़ है कि इनसाइड द इंडस्ट्री, यानी कि आपके इंडस्ट्री का मतलब आप समझ रहे हो ना कि इनसाइड द इंडस्ट्री, जैसे कि अगर मान लो कि अगर आप एक जूते बना रहे हो, जैसे सपोज दैट कि अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जैसे हमने बताया ना कि इंडस्ट्री का क्या मतलब कि जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की जो इंडस्ट्री हो गई उसमें आपकी क्या आ गई, ड्यू भी आ गई, कोका कोला भी हो गया, पेप्सी भी हो गया, ठीक है, थम्सअप भी हो गया। तो अगर आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी तो दूसरी चीज़ मिलने लगेगी। ठीक है, अगर एक ने आपको अगर एक चीज़ नहीं मिली तो आप दूसरी चीज़ की तरफ अटैक्ट हो जाओगे। अगर आपको कोई सा भी अगर मान लो
लो 5 रुपये कम भी दे रहा होगा तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा जल्दी ख़रीदना पसंद करोगे, ठीक है, क्योंकि वो कम रेट में दे रहा है। तो इनमें से ठीक है, तो यहाँ पर दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या है आपके बारे में, हमने जैसे सबको सब चीज़ों के बारे में बताया कि ये थे पोर्टर्स के 5 फोर्सेस, पोर्टर्स के 5 फोर्सेस मॉडल्स थे, ठीक है, इधर साइड है 5 फोर्सेस एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए व्हाट्सअप कर दो, मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करो, क्योंकि वीडियो को बनाने में मेहनत भी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन दोस्तों।